वेरी गुड नून टू ऑल गर्ल्स। तो आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 1 का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यूनिट 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब उसमें किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आते हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, वो चीज हम देखेंगे। और एक बात मैं कह दूं क्लियरली कि आप ये मत समझना कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, ये जो 30-40 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वही कि वही एग्जाम में उठ के आएंगे, नहीं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से फ्रेम होते हैं, मैं सिर्फ वो चीज बता रही हूँ। पढ़ के तो आपको पूरा ही चैप्टर जाना पड़ेगा, एक एक यूनिट, एक एक पॉइंट, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक टॉपिक, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा सैंपल पेपर है। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैटर वेव इक्वेशन ऑफ लुइस डी ब्रॉगली फॉर द लाइट फोटो। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में, जो भी आएगा छोटे मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको डी ब्रॉगली की जो लास्ट वाली इक्वेशन थी अपनी, उसको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। यानी कि सिग्निफिकेंस यानी हमें साई और साई स्क्वायर का महत्व बताना है, जो कि मैंने आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया है अच्छे से। पूरे जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो सब आपको लिख के आना है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आता है, क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बताना है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 1 या 2 लाइन में वो चीज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सिर्फ 1 मार्क में पूछा है, ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। यानी पी ऑर्बिटल का शेप किस तरीके से होता है, पहले एक थोड़ी सी आप डेफिनेशन दे देना कि पी ऑर्बिटल होता क्या है, और उसके एग्जाम्पल के थ्रू उसका शेप बता देना। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ 3p4 एंड 3p5 कन्फिग्रेशन। यानी कि इसमें आपको मैंने जो चारों क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों जो हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी, आपको sp4 और sp5 के लिए वो सारी क्वांटम संख्याएं बतानी है, चारों की चारों। 6 क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्बिटल विथ l इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना l, उसकी वैल्यू 2 है, तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ये भी मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। इसमें भी आपको सारे जो 4 क्वांटम नंबर पर पढ़े थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, उन चारों को बताना है, उनकी डेफिनेशन विथ 1 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल। यानी कि ये भी एक एक नंबर के ही चल रहे हैं अभी तक, तो इसमें सिर्फ एस का कौन सा शेप होता है, पी का कौन सा शेप होता है, डी का कौन सा शेप होता है, तीनों के शेप्स बताने ड्रॉ करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो लास्ट में हमारी सबसे बड़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी हमने 3D के लिए, वो आपको लिख देनी है। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, डेफिनेशन देनी है क्वांटम संख्याओं की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सी यानी जेनॉन। यानी कि जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। इस मतलब इन क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि एक एक नंबर में वो मुझसे डेफिनेशंस भी पूछ सकता है, किसी का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, किसी का शेप भी पूछ सकता है, ठीक है। हमें क्वांटम नंबर निकालने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पता चल रही है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन। जेनॉन की जगह वो किसी का भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। पर जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन संकरण में करवाया है, या चाहे वेस्पर थ्योरी में जो जो भी मैंने मॉलिक्यूल्स कराया ना, उनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आंख बंद करके बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है। तो इसकी जगह वो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। यानी कि जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें उसकी सहायता से आप एल की यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू बताए, ठीक है। ऐसे वो किसी की भी पूछ सकता है, वो स्पिन क्वांटम नंबर की भी पूछ सकता है, ठीक है। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, मैंने बता दिया। आपको डेफिनेशन देनी क्वांटम नंबर्स की, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोडल प्लेन एंड एक्सप्लेन द नोडल प्लेन ऑफ द 2px ऑर्बिटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, आपको पता होगा नोडल प्लेन्स हमने किस में पढ़ा था, हमने रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन में पढ़े थे, यानी कि त्रिज्यीय तरंग फलन और कोणीय तरंग फलन में हमने पढ़े थे। उसमें मैंने आपको नोडल प्लेन निकालना भी बताया था, तो वो 2px ऑर्बिटल के लिए आप निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रॉ द शेप एंड गिव नेम ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको अच्छे से याद होगा डी ऑर्बिटल्स के हमने 5 तरह के शेप पढ़े थे, जिसमें हमने डीजेनरेसी भी बताई थी। तो वो जो 5 तरह के हमने जो शेप्स बनाए थे ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो जो 5 अपने पढ़े थे ना, उन सबके नेम्स भी आपको लिखना है और उनके ऑर्बिटल्स भी बना के आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज मीन बाय 3c2e बॉन्ड्स एंड गिव एन एग्जांपल। ये हमने किसमें अभी पढ़ा था, जस्ट रिसेंटली पढ़ा था हमने, बोरिन में पढ़ा था कि
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो पूरा बोरोन का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, राइट डाउन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन SF4 एंड Br3। यानी कि SF4 और Br3 में हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी कि इसमें कौन सी संकरण है, sp3 संकरण है, sp2 है, sp है या sp3d2 है, वो सब मैंने आपको बताया था। पूरा निकालना है कि संकरण में कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जरूरी नहीं है ये 2 मॉलिक्यूल से आए, इसकी जगह वो कोई से भी मॉलिक्यूल दे देगा, आपको बस संकरण निकालना आना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर सिद्धांत का लिमिटेशन बताओ, जो कि मैंने आपको लिखवाया नोट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरिन। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखवाई पर ये आप गूगल करके देखेंगे। और मैं आपको फिर एक बार कह दूं कि ये सारे जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया ना, ये खुद आप इनके आंसर्स खुद ढूंढेंगे। फिर कुछ तो आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे, बट ज्यादातर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। पर अगर कुछ के नहीं मिलते ना, तो आप घबराएंगे नहीं, आप उनको गूगल करेंगे, कहीं से भी ढूंढेंगे, पर वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको फाइंड करने होंगे, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितने नंबर का आंसर कैसे क्या लिखना है और हमें एग्जाम में कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने नहीं लिखवाई नोट्स में, पर ये आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 20, गिव हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड शेप ऑफ SF4। ये SF4 मॉलिक्यूल मैंने करवाया आपको संकरण में, सबसे लास्ट एग्जांपल ही अपना SF4 मॉलिक्यूल था, इसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप बताना है, यानी कि पूरा एज इट इज आपको बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द वेस्पर थ्योरी, डिस्कस द शेप ऑफ ClF3H2 एंड H3O+। ये भी मैंने बताया। इसमें आपको क्या करना है, पहले वेस्पर थ्योरी के बताना है, उसको पॉस्टुलेट बताना है, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल यानी कि ClF3H2O एंड H3O+ का पूरा वही प्रोसीजर के साथ कि सबसे पहले हम संकरण निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, शेप कैसे निकालेंगे और क्या शेप होगा, क्या नाम होगा, क्या एंगल होगा, वो सारी चीज इसमें बतानी है। अब यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कहाँ से बड़े क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 17 से आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये अब ये एक नंबर में नहीं आएंगे, ये 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज एमो थ्योरी अप्लाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ B2 एंड O2 मॉलिक्यूल, ड्रॉ द एमो डायग्राम। यानी कि सबसे पहले आपको एमो थ्योरी बतानी है, उसके सारे पोस्टुलेट बताने, उसके बाद आपको एमो डायग्राम बनाना है B2 का और O2 का, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हमने सारे कर रखे। B2 का आप निकालोगे, O2 F2 सबका जैसे मैंने बता रखा है वैसे कैसा B2 का निकलेगा, ठीक है। B2 का आप खुद निकालेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनकी डेफिनेशन ये एक नंबर में आएगा विथ 1 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द बॉन्ड ऑर्डर एंड व्हाट आर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 एंड He2+। सबसे पहले हम बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या, और फिर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ये भी मैंने आपको निकालना बता रखा है, ये भी आप खुद निकालेंगे। H2+ का तो मैंने अपने नोट्स में दे रखा है, पर He2+ का आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। ये भी मैंने आपको बताया था नोट्स में, जब मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दी थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही स्टेबल बॉन्ड से क्यों बनाते हैं, ये इसका आंसर भी आपको लिखना है। व्हाट इज द शेप ऑफ TeCl4, यानी कि TeCl4 मॉलिक्यूल का आपको शेप बताना है। एक्सप्लेन द sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन विद 1 एग्जांपल। ये एक साथ बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और एक एक करके भी वो 1-1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या वो तीनों पूछ लेगा या वो एक ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रॉ द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल का शेप बताना आपको, प्लस उसका ज्योमेट्री और वो सब बता देना आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऐसे नहीं सिर्फ शेप बना के आ जाओ, इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप उसको पूरा लिख के आओगे। सबसे पहले NH3 मॉलिक्यूल में एन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, फिर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसकी पूरी वो शेप बनाओगे, उसमें बॉन्ड एंगल बताओगे, अगर बॉन्ड एंगल होगा लोन पेयर है तो लोन पेयर शो करोगे, और फिर उसका ज्योमेट्री बता के आओगे, ठीक है। पूरा ऐसे नहीं सिर्फ शेप बना के आ जाओ, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, अगर 1 नंबर में आए तब तो आपको शेप बना के आनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी रिसेंटली मैंने आपको ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताया था, जिसमें मैंने जो डाइपोल मोमेंट बताया था उसका फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो फॉर्मूला बताया वो लिख के आना है, ठीक है। पूरा मतलब अच्छे से समझा के आना, अगर बड़े नंबर में आए और छोटे नंबर में आए तो सिर्फ आपको क्या फॉर्मूला दे देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये भी मैंने आपको पता अच्छे से बताया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, यानी सिग्मा में तो क्या होती है एक्सल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में इक्वेटोरी। रिमेंबर ना, वही चीज आपको लैंग्वेज में लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वाई CO2 इज 0 डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज आने करेक्टर में बताया, अलग से नहीं पढ़ाया, पर आपको इसका आंसर खुद ढूंढना है, ठीक है। बहुत ईजी है, चाहे गूगल करे चाहे यूट्यूब पे देखे, वो आप खुद देख के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाई 2 बॉन्ड इन PCl5 डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 3 बॉन्ड।
ये क्वेश्चन भी मैंने ये बिल्कुल मेरे नोट्स में मिलेगा। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया कि जो 3 बॉन्ड होते हैं वो तो क्या शो कौन से प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड कौन से प्लेन में होते हैं। संकरण में मैंने आपको पूरा अच्छे से ये बताया विथ रीजन कि जो 3 बॉन्ड होते हैं वो तो इक्वेटोरियल होते हैं और 2 बॉन्ड एक्सियल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आप मेरे नोट्स में देखिए, ठीक है। मेरे नोट्स में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज मच हायर देन NF3। ये मैंने नहीं करा है पर ये इसका आंसर आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था वेस्पर थ्योरी में कि जब नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है तब तो जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप सेम रहती है, पर अगर लोन पेयर आ जाता है तो उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो वो सब आपको लिखना है, विद एग्जांपल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्क्राइब द sp3d2 एंड d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय गिवन सुटेबल एग्जांपल। सबसे पहले आपको बताना है इसकी डेफिनेशन देनी कि भाई sp3d2 क्या होते हैं और फिर 2 या 3 एग्जांपल जैसे भी जितने भी मार्क्स में आए उस हिसाब से आप एग्जांपल देके इसे समझाए और d2 sp3 को भी इस तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्पर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये मैंने आपको करा रखा है, नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ClF3 इज टी शेप मॉलिक्यूल एक्सप्लेन। ClF3 टी शेप मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वेस्पर थ्योरी में या हाइब्रिडाइजेशन दोनों में यानी संकरण में या वेस्पर सिद्धांत तीनों दोनों में से मैंने किसी एक में इसको समझा रखा है। सबसे पहले आप क्लोरीन का लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, उसकी ग्राउंड स्टेट, तीनों स्टेटें बनाएंगे, सामान्य स्टेट, उत्तेजित स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, वो पूरा करके उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से होता है वो सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 होता है, राइट द शॉर्ट नोट। एग्जाम्पल में एग्जाम में ऐसा आ जाते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट और 2-3 दे देते हैं, उसमें से आपको करने पड़ते हैं। अब शॉर्ट नोट किस किस में आ सकते हैं, एक तो शॉर्ट नोट मतलब होता है कि वो किसी में मतलब आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछ सकता है, ये इस तरीके से जो भी हम देखते हैं। पहला वो बोलता है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि हमने पढ़ा है, एंड लिमिटेशन ऑफ EBT, यानी दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं, मैंने तो एक में लिख दिया, ठीक है। सेकंड वो बोल सकता है हाइब्रिडाइजेशन, मैंने जैसे कहा था डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। थर्ड वो बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, ये भी अपन ने पढ़ रखा है, ये ऐसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉन्ड एंगल ऑफ H2S इज लोअर देन H2O। ये मैंने नहीं बताया पर ये बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा अगर अपन ने वेस्पर सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये भी चीज अपन को आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, HF इज वीक एसिड बट HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अपने कोर्स में नहीं है पर आप देख लेना इसको, उसका आंसर मिल जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 है, XCF4 इज स्क्वायर प्लेन वाई CF4 इज टेट्राहेड्रल वाई। अब इसको आप कैसे शो करोगे, इसमें आपको मुझे नहीं थोड़ा कर सकते, आपको पूरा इसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा, उसकी शेप बतानी पड़ेगी। मतलब वेस्पर थ्योरी के जो वेस्पर सिद्धांत में हमने सीखा था ना कि किसका शेप कैसा होगा, तो दोनों का बताना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर प्लेन कैसा है, उसका टेट्राहेड्रल कैसा है, ठीक है। उसका रीजन भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर इन दी स्पीशी वाई, यानी N डबल बॉन्ड N की ज्यादा है, N ट्रिपल बॉन्ड N की ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी में जब हम फैक्टर्स पढ़े थे तो सबसे पहला फैक्टर अपन ने पढ़ा था बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उसकी डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू N डबल बॉन्ड N। तो ये आप वहां से देख लेना, मतलब देख लो फैक्टर से भी क्वेश्चन उठ के आ गया है, इसलिए पढ़ना अपन को सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है और पेपर इजी ही आएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। सेम ऐसा क्वेश्चन उठ के आए, ये मैं अभी भी कह रही हूँ कि सेम ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ये बहुत गलत है कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के चल जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको आइडिया दे रही हूँ कि भाई एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, ऑल्दो द हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 and H2 इज सेम बट देयर ज्योमेट्री आर डिफरेंट। NH3 H2O की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है पर इसकी ज्योमेट्री क्यों डिफरेंट होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अभी आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर 2 होते हैं, इसमें लोन पेयर 1 होता है, इसलिए ज्योमेट्री इनकी डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो हमने अभी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देखे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है। एग्जाम में एग्जामिनर कुछ मतलब रिपीट कर देता है क्वेश्चन, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पहली बार आते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, इनका आंसर तो अपनी कॉपी में अलग से लिखना ही है, पर सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आएंगे इसकी गारंटी ना मैं लेती हूँ ना कोई और लेगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको आपके प्रैक्टिस के लिए कि नहीं भाई आपको ध्यान रहे कि भाई इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके डेफिनेशन, कोई भी मॉलिक्यूल दे दे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ ले या पूछ ले कि ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर है पर इसका कैसे, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर हुए यूनिट 1 के, तो मैं आपकी हैंड टू हैंड यूनिट के साथ साथ ही आपका रिवीजन कराती जा रही हूँ, तो आप बराबर पढ़ते रहे। तो पहले यूनिट का रिवीजन अपना हो गया है, ओके।